अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, यदि आपने क्लास 12th में हैं और आज तक आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं अपनी परीक्षा के लिए, तो आपके पास अभी भी 2 दिन का समय है। 2 दिन में आप जो आपको बताया जा रहा है सिर्फ इस चीज़ को आप पढ़कर अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक वीडियो देखना है। आपकी यहाँ पर गारंटी है कि आप यहाँ कम से कम नहीं तो यदि पूरा 100 मार्क का आपका पेपर होता है तो इसमें से आप 70 तक आराम से ला सकते हैं, यानी 100 में से 70 नंबर आसानी से ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस पूरे के पूरे वीडियो को देखना होगा। यदि आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैं तो आप यहां अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि ये जो खंड का है इसमें आपके एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस प्रकार से बहुविकल्पी 10 प्रश्न कुल पूछे जाने हैं। आपके जो 5 प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे गद्य की तरफ से और 5 प्रश्न पद्य की तरफ से। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 में जो आपको दिया गया है, यहाँ 1 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें आपको का खा गा घा अंगा करके 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों में आपको क्या करना है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। और इसमें यदि आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा दूसरी तरफ आइए। यहाँ पर देखिए इस पर भी आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो ये भी आपका ज्ञान के बेस्ट पर, यानी आप जब तक इसको तैयार नहीं किए रहेंगे तब तक ये पूरे के पूरे प्रश्न करने में आपको कठिनाई आएगी। तो आप इसको भी कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्टिंग कहाँ से करिएगा। देखिए आपका जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो आप सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। देखिए प्रश्न नंबर आपका जो 8वां दिया गया है वो यहाँ से शुरू होता है। देखिए प्रश्न नंबर 8 और उसके बाद 9वां प्रश्न संस्कृत है। और 10वें प्रश्न में जब आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके एक एक नंबर के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आप सीधा आ जाइए और आप देखेंगे कि इसको आप एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, तो आप तो जरूर कर लेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है प्रश्न नंबर 10 में आप इस चीज को ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या बता रहा है। कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, यानी आपको 3 चीजें दी गई हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है और अपने अनुसार आप जिसमें भी बेहतर हैं सिर्फ आपको एक ही लिखना है। तो आप यहां से 2 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर आपको 2 नंबर लेने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आप सीधा प्रश्न नंबर 10 पर आकर इसमें से किसी एक को कर दीजिएगा। जैसे आपको यहाँ दिया गया है, आप यदि आसानी से देखें तो दिया है कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे 9 2 11 होना और ज्योतिया चटकाना या सब धान 22 पसेरी होना। तो आप इसमें से किसी ना किसी को तो जरूर कर सकते हैं। यदि आप क्लास 12th में पहुंचे हैं तो आपने इस चीज को जरूर पढ़ा होगा कि 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। चोर को देखते ही जो पुलिस होते हैं या पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए, आप इस प्रकार से बता सकते हैं। और आप उसके बाद प्रश्न नंबर 11 पर सीधा चले आइए। प्रश्न नंबर 11 आप देखेंगे तो देखिए प्रश्न नंबर 11 भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 11 नंबर में आपको क्या करना है, कोई एक विकल्प चयन करके उसका उत्तर आपको देना है। तो यहाँ भी ये एक एक नंबर का है और इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, देखिए रमेश का संधि विच्छेद होगा। तो क्या बताइए, आप रमेश का संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप यदि ढंग से देखें तो पहला जो इसमें का ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1, यही सही हो जाएगा। तो आप इसको जरूर कर सकते हैं, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। यहाँ से 1 नंबर मिल जाएगा और दूसरे में भी आप 1 नंबर गेन कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, सायका का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर भी आप इसको भी कर सकते हैं। और इसमें खा नंबर दिया गया है कि देखिए खा नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो विभक्ति और वचन के अनुसार इसका चयन करना है। तो आप यहाँ पर इसका ये प्रश्न भी आसानी से कर सकते हैं। आपसे देखिए कह रहा है आत्मने में वचन और विभक्ति है, तो इसको आप एक
आप लास्ट में देखेंगे हिंदी की बुक में दिया गया है, आप यहाँ से पढ़कर इसको आसानी से कर सकते हैं और यहाँ टिक ही लगाना है आपको, तो ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली। यहाँ से भी आप 1 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। आगे चलिए, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर दिया जाता है दूसरा, सरिता शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो यहाँ पर भी आप दूसरे में भी आसानी से बता सकते हैं, 1 नंबर यहाँ से गेन कर लीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सही अर्थ चयन करके लिखने का मतलब क्या है कि आप इसमें देखिए कौन कौन सा जो युग्म है वो सही अर्थ में आपका सही अर्थ बैठ रहा है। जैसे देखिए सकल और सकल दिया गया है, तो इन दोनों का सही अर्थ क्या होगा, आपको इसी का चयन करना है कि इनका सही अर्थ आपका क्या होगा, सकल और सकल। दूसरा यहां पर दिया गया है अंश और अंशु। अंश मतलब भाग, अंशु मतलब सूर्य या फिर कुछ और, आप इस प्रकार से चयन करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका ये नंबर मिल जाएगा। तीसरा आप खा नंबर देखिए, यहाँ पर खा नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अब बताइए कि आपको अमृत के 2 अर्थ नहीं पता हैं जिन्हें आप समानार्थी बोलते हैं, या फिर वर के 2 अर्थ नहीं पता हैं, तो आप यहाँ पर भी 2 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं, या पयोधर आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ प्रश्न नंबर गा में क्या कह रहा है, तो गा नंबर जो आपको दिया गया है वो गा नंबर कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि देखिए गा नंबर में कह रहा है, डी नंबर को आपको पता चल गया और आप इसमें से इस चीज को आसानी से देख चुके हैं। तो गा नंबर देखिए आपको बोल रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों में, आपका निम्नलिखित वाक्यांशों में किसी एक शब्द का चयन करके आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो ये तो बहुत ही बेहतर और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बता सकते हैं। जैसे देखिए कह रहा है सबसे पहले गिना जाने वाला, जिसे सबसे पहले गिना जा सके, और दूसरा जिसका कोई शत्रु ना हो। तो यहाँ से आप 1-1 नंबर आसानी से ला सकते हैं, सिर्फ टिक ही लगाना है, जिसका कोई शत्रु ना हो। तो इस प्रकार से। और घा नंबर में देखिए क्या कह रहा है, घा नंबर का क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे आपको दिया गया, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, इसमें आपको शुद्ध करके लिखना है। तो बताइए इसमें क्या गलती है, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं या उज्जवल भविष्य के कामना करता हूं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यहां पर गलत क्या है उसको सुधारना है। और अगला दिया गया, मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं, कवि हैं, कवि हैं या कवित्री हैं, आप लोग बताइए। तो यहां आप क्या इसको सही नहीं कर सकते हैं, प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए या फिर मांगनी चाहिए। तो यहां बताइए क्या प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए, होना चाहिए या मांगनी चाहिए। और हमें हमेशा सदैव परिश्रम करना चाहिए या करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सही वाक्य का चयन करना है। और प्रश्न नंबर 13 देखिए बहुत ही बेहतर प्रश्न है। आपको यहाँ पर कोई एक विकल्प दिया जाता है, करुण रस अथवा श्रृंगार रस का अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो करुण रस अथवा श्रृंगार रस सबको पता है करुण रस क्या होता है। तो विभाव, अनुभव और संचारी भाव से जब शोक नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो वहां करुण रस होता है। और इसका अस्थायी भाव आप शोक जानते हैं और उदाहरण बता दे सकते हैं, शोक विकल रोवहि सबरानी। और इसके बाद ऐसे ही आप दूसरा बता सकते हैं कि हे खग हे मृग हे मधुपन के श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नैनी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 में 2 नंबर आसानी से ला सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न नंबर यहाँ पर खा में आ जाता है। खा भी आपके पास ऑप्शन के रूप में दिया गया है, यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। यमक अलंकार क्या होता है, आ या सा, एक ट्रिक आपके पास होनी चाहिए, आ या सा। आ से आपका जो आ या सा 3 प्रकार के अलंकार दिए जाते हैं। तो उनमें से या से यमक होता है, सा से श्लेष। तो यमक अलंकार आप आसानी से बता सकते हैं, या उत्प्रेक्षा अलंकार बताकर इसका उदाहरण देकर अच्छी सी परिभाषा और उदाहरण लिखकर आप यहाँ नंबर ले सकते हैं। दूसरा इसमें दिया गया दोहा अथवा चौपाई छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण बताइए। तो क्या आपको पता है कि दोहा और चौपाई में कितने छंद होते हैं। तो चौपाई में आप बताएंगे कि जो 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और इसका यदि आप बताना चाहें उदाहरण
या फिर चौपाई का उदाहरण आप बताना चाहें तो चौपाई का उदाहरण कुछ इस प्रकार से बताएंगे, जैसे आपका पूरा का पूरा हनुमान चालीसा जो होता है वो चौपाई में लिखा गया है, तो उसी में से 4 लाइन आप लिख दीजिए। या फिर इस प्रकार से आप बताइए कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। तो ये आपकी चौपाई हो जाती है। या दोहा भी बता सकते हैं कि इसमें भी जो आपके चरण दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि आगे और पीछे जो मात्राओं सहित आप चरण के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 पर आ जाइए और प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं 14 नंबर में, किसी एक ऑप्शन का चयन करना और उसके बाद लिखना है कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा सफाई कर्मी पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित जनपद जिला अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको यहाँ पर 6 नंबर मिलने हैं और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक बार आप गाइड से या फिर कहीं से भी पढ़ लीजिए और अपने आप से भी निबंध लिख सकते हैं। आवेदन पत्र लिखना है तो आवेदन पत्र एक अच्छा सा आवेदन पत्र लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर जो आपका 15 दिया गया है वो देखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न है कि निम्नलिखित जो आपका दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए और ये आपका 9 नंबर देने वाला है। तो आप यहाँ पर निडर होकर पर्यावरण प्रदूषण पर लिख सकते हैं या विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व पर लिख सकते हैं। 2-3 पेज में आप पॉइंट वाइज लिखकर अच्छे से नंबर ला सकते हैं। ये आपके टोटल लगभग पहुंच जाते हैं करीब 40 नंबर के यहाँ से। तो आप निबंध तो कोई भी एक छोटा सा बच्चा से भी बोल दिया जाए तो लिख सकता है। अब बताइए क्या आप इंटरनेट पर लाभ और हानियां के बारे में नहीं बता सकते हैं? दैनिक जीवन में इंटरनेट का उपयोग करते आ रहे हैं, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, इसका सुधार और इसके उपाय के बारे में चर्चा करिए। तो आप यहाँ से लगभग 35 से ज़्यादा नंबर सिर्फ इतने से ही ला सकते हैं, प्रश्न नंबर 9 से लेकर प्रश्न नंबर 15 तक हल करके। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8वें पर आ जाते हैं। यदि आपने प्रश्न नंबर 8 या 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो संस्कृत में भी आप बना सकते हैं। दिया गया यहाँ पर कि आप दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। तो बताइए, महामना विद्वानाः वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकार चासित, इसके बारे में क्या आप नहीं लिख सकते हैं कि ये महामना मदन मोहन मालवीय के बारे में बताया गया है और आप इसके बारे में अच्छे से संदर्भ सहित इसकी व्याख्या कर दीजिए। यहाँ पर आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। और आगे देखिए एक और दिया गया है, इसके पहले प्रश्न नंबर 8 जो है वो आपको कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे यदि अब बात की जाए आपके खंड काव्य में कौन सा है, तो आपके जो खंड काव्य आपका है उसमें सत्य की जीत दिया गया है। आपके खंड काव्य में किस खंड की चर्चा की गई है, किस नाटक की चर्चा की गई है, तो आप क्या बताएंगे कि जो आपका खंड काव्य है वहां पर सत्य के जीत की चर्चा की गई है। तो सत्य की जीत, इसी को आपको विस्तृत रूप में लिखना है, जो बाबा भारती के द्वारा कथित रचित कथा है। तो इस पर आप अच्छे से लिख दीजिए। इसमें कह रहा है सत्य के जीत खंड काव्य की नायिका का चित्रांकन कीजिए अथवा सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश लिखिए। याद रखिएगा, यदि आप लोग इसको लिख देते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर मिलने हैं वो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और इस पर आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और हर बार ये पूछा जाता है, ये तो हर बार ही पूछा जाता है। और प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आपकी बुक में जो नाटक है वो आपका नाटक दिया गया। यहाँ पर देखिए आपकी बुक में जो नाटक की बात की जाए तो आपका नाटक है गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज आपकी बुक में दिया गया है और इस बुक क्या आप यहाँ से अपने नाटक की चर्चा करिएगा और इसके बारे में अच्छे से उत्तर दीजिएगा। अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पर दी गई है, 80 शब्द होने चाहिए। और आप एक चीज और देखिए, प्रश्न नंबर 6 आपका दिया गया है। 6 नंबर में आपसे ये भी हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी 4 नंबर का है। 6 नंबर प्रश्न देखिए,
पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के कथानक की विवेचना कीजिए। अधिकतम 80 शब्द और 4 नंबर का है, और ये प्रश्न भी आपका हर वर्ष पूछा जाता है, तो आप यहाँ से 4 नंबर भी आसानी से ला सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। तो 4 नंबर आपका यहाँ से तैयार हो गया। इसके पहले देखिए इस वाले में जो आपके कथानक की बात की गई, यहाँ पर भी ये 4 नंबर दे रहा है आपका, और इसके पहले जो बाद में यहाँ आपका आ जाता है गरुड़ ध्वज, और अगला 4 नंबर फिर से आपका देता है सत्य की जीत। तो इन सब में आप आसानी से सिर्फ लिखकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होनी चाहिए। तो यहाँ पर जीवन परिचय की बात नहीं कर रहा है, साहित्य के बारे में बताना है कि उस लेखक या उस कवि ने साहित्य में क्या योगदान दिया है। तो आपको इनमें से किसी एक पर लिखना है जो आपका 4 नंबर देने वाला है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में योगदान की चर्चा कर दीजिए, या फिर हरिशंकर परसाई के साहित्य में योगदान की चर्चा कर दीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम की। और इसी में खा नंबर भी आपको दिया गया है। खा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक कवि के साहित्यिक परिचय पर चर्चा कीजिए और उसके साहित्यिक कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो आप इन तीनों में से किन्हीं एक कवि के बारे में अच्छे से साहित्यिक परिचय या साहित्य में योगदान पर प्रकाश डालकर अच्छे से नंबर ला सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा, जिनको आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, तो इसके आधार पर आप अच्छे से यहाँ पर नंबर ला सकते हैं। और प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये जिस क्रम में आपको बताया जा रहा है आप लोग उसी क्रम में करिएगा, अच्छे से नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि पीछे की तरफ नंबर कोई कटने वाले नहीं हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका 10 नंबर का है। प्रश्न नंबर 4 कितना नंबर आपको देने वाला है? तो प्रश्न नंबर 4 जो है आपका वो 10 नंबर देने वाला है। और आप देखिए यहाँ क्या कर रहा है, निम्नलिखित दिए गए पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर पद्यांश को चुनना है। कोई एक पद्यांश जो दिया गया है, देखिए ये वाला कोई पद्यांश या फिर दूसरा आपको दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर लिखना है, या दूसरा पद्यांश भी आपको यहाँ पर देखिए एक पद्यांश दिया गया है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधिखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ओह वाह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। तो इस पर आपको जो चर्चा करनी है वो इन प्रश्नों के आधार पर उत्तर देना है। यहाँ पर आपको जो नंबर मिलने हैं वो आपके 10 नंबर मिल जाएंगे, और इसमें आपको सिर्फ पढ़कर उत्तर देना है। और प्रश्न नंबर 3 पर आ जाइए। तो प्रश्न नंबर 3 भी कुछ उसी प्रकार से है, कह रहा दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, चैप्टर का नाम याद होना चाहिए और उस चैप्टर के लेखक का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा है पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रसिम और सततवाही का क्या अर्थ है, तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। और ये भी आपका 10 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से आप और प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 1 आपको याद करना होगा। तो इस प्रकार आपका जो टोटल का टोटल बन जाता है। आप यदि 100 नंबर का प्रश्न देने जा रहे हैं तो यहाँ पर 80 से और प्लस 90 इन दोनों के बीच में आसानी से नंबर ला सकते हैं। यदि आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप यहाँ पर 80 से ज़्यादा नंबर और 90 के बीच में नंबर आसानी से ला सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और जिस क्रम में आपको प्रश्न बताए गए हैं उसी क्रम में कीजिएगा, क्योंकि जब आपको पीछे से एग्जामिनर देखेगा कि आपके सारे प्रश्न सही होते जा रहे हैं तो यहाँ पर एग्जामिनर फिर पीछे की ओर आपका उतना ध्यान नहीं देगा और अच्छे से आपको नंबर देते हुए एक क्रम में चला जाएगा। और इस प्रकार आप 100 में से लगभग 90 नंबर तक ला सकते हैं। और मेरा स्वयं का 90 रहा है, इसलिए आप सबको बता रहे हैं कि यहाँ पर आप 90 नंबर तक ला सकते हैं। तो इस प्रकार आप तैयार कीजिएगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आप लोग इस सेशन को यदि पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।